तो फ्रेंड्स, इज माई स्क्रीन विजिबल? यस सर। चलिए। सो सिंस हम लोगों ने चैप्टर 13 पढ़ा है, तो अब चैप्टर 14 में ये वाला पोर्शन हमारे को काफी आसान लगेगा। हैजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। बच्चों, कल हमने ये पढ़ा था कि हम जब कभी भी कोई अमाउंट बोरो करने की सोचते हैं या कोई अमाउंट डिपॉजिट करने की सोचते हैं, और जब हमने ऐसा सोचा और जब हमने किया, इस दौरान हमको जो टाइम पीरियड बीच में आ जाता है, रिस्क रहती है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूँ। मैं सोच रहा हूँ 1 महीने बाद मैं एक लोन लूंगा। आज स्पॉट इंटरेस्ट रेट चल रही है, मान लो 6%। 1 महीने बाद जब मैं लोन लेने गया, तब इंटरेस्ट रेट बढ़ी हुई भी हो सकती है और घटी हुई भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, उस दिन से वो रेट एप्लीकेबल होगी। समझना। 1 महीने बाद मान लो मैं 6% की रेट आज स्पॉट चल रही है। स्पॉट मतलब अभी ब्याज पे पैसा लूं तो। बट मुझे पैसा 1 महीने बाद चाहिए, और पैसा जो चाहिए वो मान लीजिए 5 महीने के लिए चाहिए। तो समझना आप लोग, मैं 1 महीने बाद जब पैसा लेने गया, तो 6 की जगह रेट बाजार में 7 मिली। अब वो 7% ब्याज मुझे अगले 5 महीने तक देना पड़ेगा, यानी 7% पर एनम 5 महीने का ब्याज। जबकि लगता कितना, 6% पर एनम 5 महीने का ही ब्याज लगता, अगर रेट 6% रहती तो। बस, तो हम आज ही उस चीज को हेज करके रख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। और उसके लिए हमारे पास तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। वर्ड अपने आप में क्लियर कर रहा है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया। अब आप ये देख लो कि 1 महीने बाद जो रेट है वो आज ही तय कर लो। जैसे फॉरवर्ड करेंसी होती थी, वैसी फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट होगा। रेट तय कर लो, जो अमाउंट आपको तय करना है वो तय कर लो, ये सब आपके हिसाब से हो जाएगा। रेट भी तय कर लो, अमाउंट भी तय कर लो। तो उस समय रेट ज्यादा या कम हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपने बोरो करना है अमाउंट और रेट ज्यादा हो गई, तब तो आप बोलोगे वाह बच गए भैया, नुकसान होने से बच गया। लेकिन रेट कम हो गई तो सिर पकड़ के मत बैठ जाना कि सर नुकसान हो गया हमको। तो अरे, आपने अपने आप को हेज किया है। हेज करने में ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा, बट आपको एक सर्टेन रहेगा कि भाई हाँ, इतना ही पैसा जेब से निकलने वाला है। एम ऑफ एन एफआरए, लॉक द कंपनी इनटू अ टारगेट इंटरेस्ट रेट। लॉक कर दिया आप कंपनी को, तो अब आपको पता है ना, तो आप अपने कैश फ्लो की व्यवस्था वैसे ही करोगे। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग में नहीं, डिपॉजिट में भी होता है, लेकिन हम जनरली बोरोइंग के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, hedge both adverse एंड फेवरेबल इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। तो एफआरए आपको एडवर्स और फेवरेबल दोनों मूवमेंट के लिए हेज करता है। रेट बढ़ गई तो भी, रेट घट गई तो भी। बट हाँ, अब आपको समझा दो, जब आप बोरोइंग करते हो
तो रेट बढ़ने पर आपको नुकसान होता है, और अगर आप डिपॉजिट करते हो तो रेट घटने पे आपका नुकसान होता है फ्यूचर में। उस चीज को आप हेज करते हो। अब रेट बढ़ेगी घटेगी आपको पता थोड़ा ना होता है, बस। तो आप अभी से एक फिक्स रेट टारगेट इंटरेस्ट रेट पर अपने आप को लॉक करवा लो, कंपनी के लिए कह रहे हैं। अ कंपनी एंटर्स इनटू अ नॉर्मल लोन। नॉर्मल लोन यानी मुझे अगर 1 महीने बाद लोन चाहिए तो मैं नॉर्मल लोन लूंगा। 1 महीने बाद जो लोन लेना है मैं लूंगा, लेकिन आज ही मैं एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट बैंक के साथ उतने लोन अमाउंट के लिए एक रेट पर फिक्स कर लूंगा। उस समय रेट कुछ भी हो, वो बात की बात है। अच्छा, ये जो बैंक है ये वही बैंक जिससे आप लोन ले रहे हो, उसकी जरूरत नहीं, आप कहीं पे भी जा सकते हो इसके लिए, किसी दूसरे बैंक के पास भी जा सकते हो। सो अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो आप फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट बाय करोगे बैंक से, और बाय हमेशा हायर रेट पर होता है, ध्यान रखना। और अगर डिपॉजिट हेज करने जा रहे हो तो आप बैंक को एफआरए सेल करोगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट बाय करना या सेल करना सेम बैंक को जरूरी नहीं है। मैं कहीं से भी लोन ला रहा हूं या कहीं भी डिपॉजिट दे रहा हूं, मैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट किसी और बैंक से कर सकता हूं, बाय का या सेल का। बाय का कब करूंगा? जब मैं बोरोइंग करने जा रहा हूं आने वाले फ्यूचर में, उसका मैं आज ही कर लूंगा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। सेल का कब करूंगा? जब मैं डिपॉजिट करने वाला हूं फ्यूचर में, तो मैं उसका आज ही सेल का फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लूंगा। अब अगर मैंने लोन लिया है तो जिस भी बैंक से जब लोन लूंगा उस दिन से लोन का इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, और जब तक वो लोन मैं रीपे नहीं करूंगा तब तक वो लोन का इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। जनरली हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स की। अब मान लो फ्यूचर में इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना पड़ गया। मान लो आपने 5% की फॉरवर्ड रेट फिक्स करी, 6% की फिक्स करी, सात, चलो 6 की करी, 6 की फॉरवर्ड रेट फिक्स कर ली आज ही, 1 महीने बाद वाली। लेकिन फ्यूचर में रेट बढ़ गई, तो जिस बैंक से आपने लोन लिया वो तो बड़ी भी रेट से लेगा ना। कोई बात नहीं, वो बैंक आपसे बड़ी भी रेट से ले लेगा, लेकिन आपको जिस बैंक से आपने फॉरवर्ड लिया है वो उसका कंपनसेशन आपको देगा, यानी आपको कंपनसेशन रिसीव होगा। और यही अगर मान लो रेट 6% से कम हो गई, आपने 6% की फॉरवर्ड रेट फिक्स करी थी, लॉक करी थी, रेट कम हो गई, तो बैंक आपसे ले लेगा। कौन सा बैंक? जिस बैंक से आपने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट लिया है। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब मैं एक एग्जांपल लूंगा, और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को बच्चों। बट उससे पहले मैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के बारे में कुछ फीचर्स आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। जैसा कि मैंने कहा, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जनरली इंटरेस्ट रेट की हेजिंग के लिए काम आता है, और वो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग। शॉर्ट टर्म में पैसा लेना है या शॉर्ट टर्म में पैसा देना है, तब काम आता है। तो एफआरए के ये फीचर्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एफआरए इज अ टोटली सेपरेट कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट फ्रॉम द लोन इटसेल्फ। लोन अलग है, एफआरए अलग है, इनको आपस में लिंक मत करना। हाँ, बट जितने अमाउंट का लोन है उतने अमाउंट का आप एफआरए लोगे तो आप कंप्लीटली हैज हो जाओगे। और हमने कहा कुड बी अरेंज विद अ कंप्लीटली डिफरेंट बैंक। कुड बी अरेंज, या तो सेम बैंक जिससे लोन लेने जा रहे हो उससे एफआरए ले सकते हो, या किसी और बैंक से ले सकते हो।
दे कैन बी टेलर मेड टू द कंपनी प्रीसाइज रिक्वायरमेंट। टेलर मेड मतलब समझ गए, जितने टाइम का जितने अमाउंट का आपको चाहिए वो दे देगा आपको। और जैसे कि मैंने कहा था शॉर्ट टर्म तो जनरली ये 1 महीने से लेकर 2 साल तक के होते हैं। अनेबल यू टू hedge फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ अप टू 2 years। रेट लॉक्ड हो जाती है। अगर आप बोरो करते हो तो, यानी आपको अगर फ्यूचर में कोई पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो आप सबसे पहले एक रेट लॉक करोगे और वो हायर रेट होगी। अब अगर वास्तविकता में जो लोन आपको मिला उस समय रेट बढ़ गई तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। अगर रेट लो हो गई तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, बट आपको ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। डिपॉजिट यानी आपको फ्यूचर में कोई अमाउंट इन्वेस्ट करना है, जमा कराना है, आना है, तो आप जो रेट लॉक करोगे वो लोअर रेट वाली होगी। अब उल्टा हो जाएगा, अगर एक्चुअल रेट एक्सीड हो गई तो आपको कंपनसेशन जिस बैंक से आपने एफआरए लिया उसको देना पड़ेगा। अगर एक्चुअल रेट लोअर हो गई तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। अल्टीमेटली आपको ना तो कोई फायदा होगा ना नुकसान। बच्चों, यूजुअली आपको एफआरए 1 मिलियन पाउंड या उससे ऊपर के ही मिलेंगे। यानी बैंक के पास आप जाओगे तो 1 मिलियन पाउंड से ऊपर का ही फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट मिलेगा। पहला चीज खत्म हो गई, फर्स्ट पार्ट। क्या चीज? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अरेंजमेंट या एग्रीमेंट एक ही बात है। जरा ये क्वेश्चन पढ़िए। एनफील्ड कंपनीज फाइनेंशियल प्रोजेक्शन शो एन एक्सपेक्टेड कैश डेफिशिएट इन 2 months टाइम ऑफ 8 million। TYU1। कैश नीडेड। 2 महीने बाद कितना कैश चाहिए? 8 मिलियन का। और ये 8 मिलियन का कैश की आपको जरूरत रहेगी फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 months। 2 महीने बाद आपको कैश की रिक्वायरमेंट है। कैश नीडेड आफ्टर 2 months। डॉलर में चाहिए कैश। यस, $8 million फॉर 3 months। ठीक है जी। इट इज नाउ 1st November X4। करंट डेट 1st November X4। रिक्वायरमेंट पूरा नवंबर पूरा दिसंबर। रिक्वायरमेंट डेट 1st January 20X5। टर्म 3 months, that is from
1 January 20x5 to 31 March 20x5 तक आपको रिक्वायरमेंट रहेगी 8 मिलियन की। इसमें कोई डाउट है क्या आपको जो मैंने लिखा अभी? नो सर। चलिए नेक्स्ट। अब 2 महीने में रेटें अगर ऊपर नीचे हो गई तो लफड़ा फंस जाएगा ना। सो नाउ 1 November रेट एग्रीड आप आज ही करोगे, कब की? 1 जनवरी की, कि भाई जनवरी से जो मैं ब्याज दूंगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का, उसकी रेट आप आज ही फिक्स कर लोगे। आपको रिस्क है एडवर्स मूवमेंट की, क्योंकि आप बोरोइंग करने जा रहे हो, तो आपके लिए एडवर्स का मतलब है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो आपको बड़ी भी ब्याज दर देनी पड़ जाएगी। पहला टीवायू तो क्वेश्चन समझा रहा है आपको। द ट्रेजरर कैन लॉक इनटू एन इंटरेस्ट रेट टुडे interest rate can be locked on 1 November 20x4 for 1 January 20x5 to 31 March 20x5। इसको हम ऐसे बोलते हैं 2-5। 2-5 का मतलब क्या है? आफ्टर 2 months forward rate agreement will be in force for next 3 months। यानी 1 नवंबर को जब हम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे 2:2-5। अब देखो जरा, द ट्रेजरर कैन लॉक इनटू एन इंटरेस्ट रेट टुडे फॉर अ फ्यूचर लोन। द कंपनी टेक्स आउट अ लोन एज नॉर्मल। लोन वैसे ही लेना जैसे लेते हैं। दैट इज द रेट इट पे इज द गोइंग मार्केट रेट। उस दिन की जो रेट होगी उस दिन पर आपको लोन लेना है, उस रेट पे मिलेगा। लेना कैसी पे मिलेगा? इट विल देन रिसीव और पे कंपनसेशन अंडर द सेपरेट एफआरए टू रिटर्न द लॉक्ड इन रेट। तो उस समय, अब चलो सबसे पहले तो ये वाली चीज समझते हैं। 2.5 FRA at 5-4.7 इज एग्रीड। ये हमने 8 मिलियन के लिए किसी भी बैंक से जाके ये एग्री कर लिया। सिंस वी आर बोरोइंग, एप्लीकेबल स्प्रेड इज द हायर वन, दैट इज 5। अगर यही हम डिपॉजिट कर रहे होते, इफ वी वर डिपॉजिटिंग spread is the lower one, that is
4.7, ये समझाने के लिए। अब आप समझना, लॉजिक समझना। अब रेट क्या हो गई? कैलकुलेट, ये तो समझा दिया। दिस एग्रीमेंट स्टार्ट आफ्टर 2 month टाइम एंड एंड इन 5 month टाइम। FRA is quoted as simple annual interest rate for borrowing and lending। ये बोरोइंग की रेट है और ये लैंडिंग की रेट है। लैंडिंग मतलब डिपॉजिट की। बोरोइंग रेट हमेशा हायर वाली होती है, लैंडिंग हमेशा लोअर वाली होती है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल इफ इन 2 month टाइम द मार्केट रेट इज, इफ मार्केट रेट इज 7%, और रेट पर एनम में होती, ध्यान रखना, पर एनम ऑन 1 January 20x5। if market rate is 4% per annum, A, interest on loan payable 8,000 into 7/100 into 3/12। 8 million पर 7% से 3 महीने का। फॉर पीरियड 1 January 20x5 to 31 March 20x5। अब चूंकि रेट आपने जो लॉक्ड करी थी, लॉक्ड रेट इज 5%, यानी आपको तो भैया 8 मिलियन का 5% ही ब्याज देना है, बट जिस बैंक से लोन लिया उसको तो देना पड़ेगा ही। लेस कंपनसेशन रिसीवेबल ऑन FRA। मालूम कितना? 8 मिलियन इंटू 2/100 इंटू 3/12। 7 - 5, 2% फॉर 3
months due to interest receivable, वो कॉम्पनसेशन हो गया अंडर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। 8 million इंटू 2% इंटू 3/12। तो अल्टीमेटली आपकी जेब से जो जा रहा है दिस माइनस दिस, नेट कैश फ्लो फॉर इंटरेस्ट ड्यू टू लॉक इन रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी आपको 1,40,000 देना पड़ जाता, लेकिन आपको नेट 1 लाख ही देना पड़ेगा, 40,000 आपके पास आ जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं आंसर बी की। अगर आपकी कोई लॉक रेट तो 5% ही रहेगा, ये 4% ही हो गई, तो 7 की जगह 4। आपका जो इंटरेस्ट जाएगा फॉर पीरियड 1 जनवरी X5, ये जिस बैंक से लोन लिया है, पेबल टू बैंक फ्रॉम whom लोन टेकन, रिसीवेबल टू बैंक फ्रॉम whom FRA टेकन। सेम बैंक भी हो सकते हैं, डिफरेंट बैंक भी हो सकते हैं। अब यहां पे समझना, आपका ये 80,000 गया। अब यहां कंपनसेशन आपको रिसीव नहीं होगा, क्योंकि आपने 5% एग्री करी है, रेट 4 ही हो गई, तो जिस बैंक के साथ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट करा है वो आपसे 1% मांग लेगा। कंपनसेशन पेबल ऑन FRA 8 million इंटू 1% फॉर 3 months, 20,000। अब आपको देना पड़ेगा एड, ये हो गया आपका 4 - 5, 1% फॉर 3 month इंटरेस्ट पेबल अंडर FRA। इजी लगा? ये भी हो जाएगा पेबल टू बैंक फ्रॉम whom FRA टेकन, पेबल पेबल। बट आप देखो, नेट कैश फ्लो फॉर इंटरेस्ट ड्यू टू लॉक इन रेट ऑफ, ये आपका उतना का उतना ही रहा। इजी लगा आपको FRA? यस सर। अच्छा, डिपॉजिट के केस में आपकी लॉक्ड रेट 4.7 हो जाती और इसका रिवर्स हो जाता। अब रेट अगर 7 होती डिपॉजिट पे, तो हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीवेबल, कंपनसेशन पेबल हो जाता। रेट 4.7 होती, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीवेबल, और कंपनसेशन आपका वो भी रिसीवेबल हो जाता, क्योंकि रेट
मतलब कुल मिलाकर को 5% मिलता, दैट्स ऑल। सॉरी, 4.7% मिलता अगर डिपॉजिट होता तो, ना ज्यादा ना कम। एप्पल कंपनी नीड टू बोरो 30 million pound फॉर 8 month स्टार्टिंग इन 3 months टाइम। बिल्कुल 3-11 बोरो करना है। 3-11 मतलब आफ्टर 3 months funds needed for next 8 months. Since we have to borrow, we lock the rate 2.75% पर एनम है। ध्यान रखना, ये रेट नहीं बोलने पर हमेशा पर एनम ही होती है ये। अब बड़ी सिंपल सी कहानी है। अगर इंटरेस्ट रेट 2.75 से ज्यादा आ गई तो आपको कंपनसेशन रिसीवेबल होगा, 2.75 से कम हो गई तो आपका कंपनसेशन पेबल होगा। इफ एक्चुअल interest rate is more than 2.75%, compensation is receivable for the difference. If actual rate is less than, compensation is payable, but due to lock-in interest rate, net cash outflow, ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, of interest will be in both cases, दोनों केसेस में वो जो होगा वो कितना होगा? 30, 1 2 3 into 2.75% into 8/12। ये एक्चुअल में आउटफ्लो होगा। 30, 1 2 3 into 2.75% into 8 महीने का इंटरेस्ट जाएगा 550। अब अगर आपकी रेट 4% है तो 1.25% रिसीवेबल होगा। 4% तो सीधा अब आप कर लो 30, 1 2 2 3 1 2 3 इंटू 4% इंटू 8/12। इंटरेस्ट
पेबल टू बैंक फ्रॉम whom लोन टेकन 30 million pound 8 month। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 4 की जगह 2% हो गई, तो 30 1 2 3 इंटू 2% इंटू 8/12 लेस कंपनसेशन रिसीवेबल 4 माइनस 2.75 फॉर 8 months on 30 million pound। Add compensation payable 2 minus 2.75 for 8 months on 30 million pound। 30 1 2 3 इंटू 1.25% इंटू 8/12 30 1 2 3 इंटू 0.75% इंटू 8/12। यहां दिस माइनस दिस होगा, यहां दिस प्लस दिस होगा। नेट कैश फ्लो ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू FRA रेट लॉक ऑफ 2.75। अच्छे से समझ में आ गया FRA? बच्चों समझ में आ गया FRA? यस सर। यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड तरह का इंस्ट्रूमेंट, पहला क्या पढ़ा अपन ने? फॉरवर्ड रेट गारंटी। अब क्या पढ़ रहे हैं? इंटरेस्ट रेट गारंटी। अब ये इंटरेस्ट रेट गारंटी क्या है? ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हेजिंग करने का। फॉरवर्ड रेट गारंटी में आपको ना तो नुकसान होता है ना फायदा होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट गारंटी IRG एक तरह का ऑप्शन तरह का। ऑप्शन में क्या होता था मालूम है? फायदा अनलिमिटेड, नुकसान सिर्फ प्रीमियम का। याद आया कि नहीं आया? तो इंटरेस्ट रेट गारंटी एक तरह का ऑप्शन है। NIRG is an option on an FRA। ये अलाउ करता है किसी कंपनी को वो पीरियड ऑफ टाइम के ड्यूरिंग विच इट हैज द ऑप्शन टू टेक एन FRA एट अ सेट प्राइस।
यानी आप इंटरेस्ट रेट की गारंटी ले लो, उसका आप प्रीमियम पे कर दो, दैट्स ऑल। एग्जाम्पल, अगर आप बोरोइंग कर रहे हैं, अगर आप बोरोइंग कर रहे हैं और रेट बढ़ने की टेंशन है, तो आप आज ही उस ऑप्शन को बाय करके रख लो, जिसका प्रीमियम लगेगा। रेट बढ़ गई तो आपको नुकसान नहीं होगा, रेट घट गई तो आपको फायदा, जितना घटेगी सारा फायदा आपका। हाँ, जो खर्चा प्रीमियम का लगा है वो हटेगा ही हटेगा। डिपॉजिट में रिवर्स, IRG लाइक ऑल ऑप्शन प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम एडवर्स मूवमेंट। एडवर्स मूवमेंट के लिए प्रोटेक्ट करता है और अलाउ करता है कि फेवरेबल मूवमेंट में एडवांटेज हो जाए, बट उसका खर्चा है, प्रीमियम है। इंटरेस्ट रेट गारंटी हमेशा महंगे होते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट से। इंटरेस्ट रेट गारंटी IRG महंगी पड़ती है हमेशा, क्योंकि वहां प्रीमियम पे करना पड़ता है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता आपको। वही, अगर एडवर्स मूवमेंट आता है, यानी आपके फेवर में मूवमेंट नहीं है, तो आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दोगे और आप प्रोटेक्ट हो गए, नुकसान तो नहीं होगा। फेवरेबल मूवमेंट आ गया, अलाउ द ऑप्शन टू लैप्स और फायदा उठा लो। IRG जो होते हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं FRA से, क्योंकि आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है एडवांटेज लेने की, तो ऑब्वियसली बात है, नुकसान लिमिट करके फायदा अनलिमिटेड होना है, तो आपको उसके लिए कुछ खर्चा एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। उसे प्रीमियम बोलते हैं, ऑप्शन प्रीमियम। तो अब बात समझना, कब आपको इंटरेस्ट रेट गारंटी पे जाना और कब आपको, अच्छा, जो आपने ऑप्शन पढ़ा था ना करेंसी में, वैसा का वैसा सेम इंटरेस्ट रेट में भी होता है। जो पिछला क्वेश्चन आपने TYU 1-2 करे, उसमें आपके पास इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस ले लेते आप, उसका प्रीमियम पे करना पड़ता आपको, दैट्स ऑल। वो प्रीमियम आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। तो उस केस में क्या होता, मैं समझाऊंगा अभी आप, पहले ये पढ़ लेते हैं मैं लास्ट। अगर कंपनी के ट्रेजरर को ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी, अगर लग रहा है बढ़ेंगी, तो भैया फिर आप इंटरेस्ट रेट गारंटी पे मत जाओ, आप FRA ले लो, क्योंकि ये हेज करने का एक सस्ता तरीका है, जिसमें बहुत नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, एज इट इज द चीपर वे टू हेज अगेंस्ट द पोटेंशियल एडवर्स मूवमेंट। अगर ऐसा लगता है तो कि रेटें बढ़ेंगी, तो FRA लेके रखना। लेकिन अगर पता नहीं है कि बढ़ेंगी या घटेंगी, आप श्योर नहीं हो, तो फिर ऑप्शन ही आपके लिए बेटर है। If the treasurer is unsure which way interest will move, they may be willing to use the more expensive IRG to be able to benefit from a potential fall in interest rate. बात समझ जाइए। हम जो ये बात कर रहे हैं वो हमेशा अभी बोरोइंग्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए अब घबराना मत। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ये इफ द कंपनी ट्रेजरर बिलीव दैट इंटरेस्ट रेट्स विल राइज, ये मैं बोरोइंग के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। डिपॉजिट में ये चीज उल्टी हो जाएगी, इफ द कंपनी ट्रेजरर बिलीव दैट इंटरेस्ट रेट विल डिक्लाइन, तो वो FRA यूज करेगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? चलिए, ये जो क्वेश्चन अपन ने किए, जैसे TYU 2 लिया अपन ने, यहां पर
आपने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट लेके रखा था, अब सेम चीज होगी बट इसका प्रीमियम होगा। और प्रीमियम मान लो उसने कह दिया $1,000 पाउंड इस क्वेश्चन में, तो आपकी जेब से इंटरेस्ट, अगर रेट 2.75 की जगह 4 हो गई, तो आपको तो 550 का तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 8 का नहीं 550 का, कारण 2.5 का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे, और ऑप्शन एक्सरसाइज करने से आपको 2.5 लाख का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो नेट आपकी जैसे 550 जाएगा, प्लस वो 10,000 के खर्चे भी लगेंगे आपके। बस ये समझ लो आप। लेकिन अगर रेट 2% हो गई, तो आप जाना ही मत कि 1.5 लाख आपको देना ही नहीं पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट 4 लाख देना पड़ेगा। 10,000 का आपका खर्चा लगा था, 4,10,000 ही आपका आउटफ्लो होगा। सपोज इन TYU2, if option is available, interest rate agreement, यानी option is available at 10,000 pound, rest information is same। ये भी समझ में आ जाएगा आपको। ऑप्शन प्रीमियम, ये बाद में लिखता हूं ऑप्शन। ये जेब से लगेगा। तो नेट आपका पेमेंट हो जाएगा कैश फ्लो दिस प्लस दिस। महंगा पड़ गया ना। यहां आप एक्सरसाइज करोगे, यहां लैप्स सम दोगे। ऑप्शन एक्सरसाइज, ऑप्शन लैप्स। ये भी समझ आ गया आपको। सिंस रेट 4%, सिंस रेट 2%, यहां पे भी 10,000 खर्चा लगेगा। आई होप आप समझ गए। 550 की जगह 410 पे निपट गए ना आप। फायदा हो गया आपको, मजेदार। बच्चों IRA समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल बुक में नहीं है, इसलिए मैंने बना दिया। मिहिर, एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको। हाँ सर, क्लियर है अभी। बिल्कुल इजी चीज है। IRA, इंटरेस्ट रेट एग्रीमेंट। अब फ्यूचर पढ़ा हुआ है आपने, जैसे किसमें होता था, करेंसी में, वैसे इंटरेस्ट रेट के भी फ्यूचर्स होते हैं। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर वर्क इन मच द सेम वे एज करेंसी फ्यूचर, कुछ नया नहीं है।
द रिजल्ट ऑफ अ फ्यूचर इज टू अगेन lock the company into the effective interest rate, hedge both adverse and favorable interest rate movement. वही दोनों एडवर्स और अब फॉरवर्ड की जगह फ्यूचर आ गया। तो ऑप्शन नो, पहला इंस्ट्रूमेंट क्या था आपका, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। दूसरा क्या था, आईआरए यानी एफआरए का ही ऑप्शन। तीसरा क्या है, फ्यूचर जो मनी मार्केट में डील होगा, बैंक के पास नहीं जाकर। चौथा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, जैसे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हैं वैसे ही फ्यूचर के बाद ऑप्शंस होंगे। बट एक बात है, लॉक द कंपनी इनटू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, हेज बोथ एडवर्स। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन जो होंगे उसमें नुकसान नहीं होगा, फायदा अनलिमिटेड होगा। सेम कहानी, जैसे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में ना फायदा या नुकसान नहीं था, वैसे फ्यूचर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में ना फायदा है ना नुकसान है। इंटरेस्ट रेट एग्रीमेंट में नुकसान नहीं है, फायदा ही है। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में नुकसान नहीं है, फायदा ही है, बट उसकी कॉस्ट है। नुकसान ना होने की भी कॉस्ट है, फायदा ज्यादा होने की भी कॉस्ट है। 10,000 का वो जो अपने पढ़ा था। लॉक द कंपनी इनटू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, हैज बोथ एडवर्स एंड फेवरेबल इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। फ्यूचर कैन बी यूज टू फिक्स द रेट ऑन लोन एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों चीजों के लिए। वही हम अभी यहां पर वही लोन की बात कर रहे हैं जगह, अभी तक अपन कहीं भी डिपॉजिट की बात करी नहीं, बस बोलते जरूर है, बट क्वेश्चन सारे अपने लोन के लिए। कैसे काम करेगा, जैसे कि आपने करेंसी में पढ़ा था सेम, हाउ दे वर्क एज विद एन एफआरए। लोन आपको नॉर्मल वे में कंपनी से लेना है, बस इसमें वही फर्क होगा कि जितना आपने लोन लिया हो सकता है उतने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिल पाए। सूटेबल फ्यूचर, क्योंकि फॉरवर्ड जो होते हैं वो आप टेलर मेड बना सकते हो, चाहे वो ऑप्शन आईआरए और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और इंटरेस्ट रेट एग्रीमेंट, ये दोनों आपके टेलर मेड हो सकते हैं, टाइम आपका, अमाउंट आपका। लेकिन फ्यूचर जो होते हैं, क्योंकि मनी मार्केट में डील होते हैं, इसलिए उसका लॉट साइज फिक्स होता है, टाइम फिक्स होते हैं। As with an FRA, a loan is entered into the normal way. Suitable future contracts are then entered into a separate transaction. लोन जैसे लेना है वो ले लो और अलग से मनी मार्केट में फ्यूचर ले लो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है क्या, आपने अगर आज सेल किया है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कारण आपको मनी बोरो करनी थी, मैंने कहा ना हम लोन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी आप सिर्फ और सिर्फ सेल कर रहे हैं प्रॉमिस टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट। पैसे का कोई लेन देन नहीं हो रहा, आप सिर्फ इंटरेस्ट के पेमेंट का प्रॉमिस कर रहे हैं, सेल का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो लोन लिया है वो नॉशनल है, किताबों में है, एक्चुअल में कोई कैश का फ्लो नहीं हो रहा। मैंने बताया था फ्यूचर में क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्जिन जमा कराने होते हैं। एग्जाम्पल, मैं एक शेयर से समझाता हूं। एक कंपनी के शेयर्स का लॉट है 1200 शेयर का एक लॉट, लॉट फिक्स होते हैं, लॉट साइज 1200 का एक लॉट है, तो 1200 का एक लॉट 2400 शेयर के दो लॉट, 3600 शेयर के तीन लॉट। शेयर का प्राइस है $20। तो अब सुनो, 1200 इंटू 20, 240,000 पाउंड हो गया। बट 240,000 का कोई कैश का फ्लो नहीं होगा, उस 240,000 का सिर्फ और सिर्फ एक इनिशियल मार्जिन मनी जमा होगी, और जो वेरिएशन होगा अगर आपके फेवर में होगा तो आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, और एडवर्स होगा तो आपको मार्जिन मनी, इनिशियल मार्जिन के बाद जो वेरिएशन मार्जिन है वो जमा कराना पड़ेगा। समझाया था मैंने आपको फ्यूचर पढ़ाते वक्त। और फ्यूचर हमेशा ध्यान रखो, बोरोइंग करने, अगर अमाउंट बोरो करना है तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट का सेल करके रखेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट का, जिसको आपको क्लोज करना पड़ेगा बाय करके। बाय का है तो सेल करके रिवर्स करना पड़ेगा। सो हाउएवर द बोरोइंग इज ओनली नॉशनल, बोरोइंग इज ओनली नॉशनल, बुक्स में है,
कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है. वी क्लोज आउट द पोजीशन बाय रिवर्सिंग द ओरिजिनल डील, यानी जो सेल था वो बाय करना पड़ेगा बिफोर द रियल बोरोइंग स्टार्ट्स, यानी बिफोर द एक्सपायरी डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. खत्म. इसका मतलब है आप फ्यूचर बाय कर रहे हो, दिस मीन्स फ्यूचर बाय कर रहे हो अगर आपने पहले बेचा था तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा. वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो एंड डिपॉजिट द सेम अमाउंट ऑफ मनी. अमाउंट जो उस समय आपने एक महीने पहले करा था और आज कैंसिल कर रहे हो, अमाउंट सेम ही रहेगा, अमाउंट चेंज हो ही नहीं सकता. तो वी हैव कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो एंड डिपॉजिट द सेम अमाउंट ऑफ मनी. तो एक्चुअल में जो कैश का फ्लो होता है वो सिर्फ नेट इंटरेस्ट या तो आपको देना पड़ता है या आपको मिलता है, और वही आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस है. बट एक बात ध्यान रखना, फ्यूचर का प्रॉफिट या लॉस आपको जब होगा तो आपको यहां पर प्रॉफिट हो रहा होगा, तो अल्टीमेटली आपको वहां पर इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा होगा, तो उससे वो कंपनसेट हो जाएगा. और अगर यहां फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो वहां इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा होगा, यानी समझ लीजिए आपकी जेब से 550,000 ही जाने वाला है, जो अपन TYU 2 में करके आए थे. इजी है बिल्कुल. करेंसी में जो पड़ा था फॉरेन एक्सचेंज में, फ्यूचर सेम रिपीट है, कॉपी है, इसलिए इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है अभी. ये इसकी समरी बना दी, वही चीज है जो अपन ने कॉन्ट्स में पढ़ी थी. एज विथ ऑल फ्यूचर, as we saw in previous chapter, each contract is for standardized amount with a set maturity date. Whole number of contracts must be dealt with. तो बचा हुआ अमाउंट के लिए आपका एक्सपोजर हो जाता है. बोरोइंग अगर आपको करनी है इस कुछ चैप्टर में, क्योंकि अपन फंड्स की बात कर रहे हैं, तो आपको फ्यूचर सेल करना पड़ेगा आज और बाय करना पड़ेगा बाद में. कब? उसकी एक्सपायरी से पहले पहले कभी भी. इसे कहते हैं बोरोइंग को सेल करना, BS. फॉर अ डिपॉजिट, अगर आप डिपॉजिट की बात कर रहे हो तो आपको फ्यूचर बाय करना होगा आज और सेल करना होगा बाद में, इसको अपन DB बोलेंगे. अब आपकी इंटरेस्ट रेट राइज हो गई, यानी लोन ज्यादा महंगा हो गया, तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, लॉस फ्रॉम पेइंग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट. लेकिन क्योंकि आपने फ्यूचर सेल कर रखा था तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा. हैविंग सोल्ड एट वन प्राइस to open the position and buy that a lower one to close it, तो इंटरेस्ट कॉस्ट इफेक्टिवली फिक्स्ड. इंटरेस्ट कॉस्ट इफेक्टिवली फिक्स्ड दोनों ही जगह, चाहे इंटरेस्ट रेट राइज हो चाहे इंटरेस्ट रेट फॉल हो. लोन अगर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो ये, लोन अगर सस्ता हो जाएगा तो अपन लोन केस में बात कर रहे हैं. गेन कैश ऑन इंटरेस्ट सेविंग, भले गेन हो जाएगा लेकिन फ्यूचर में आपके प्राइस बढ़ गए, लॉस हो जाएगा, तो पोजीशन एंड देन बाइंग एट हायर वन टू क्लोज इट, यानी इसमें नो फायदा नो नुकसान फ्यूचर में. इसलिए एक ऑप्शन और होता है. तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट एग्रीमेंट, ये आप बैंक के थ्रू करते हैं या बायलैटरल होते हैं. फ्यूचर्स, फ्यूचर रेट एग्रीमेंट, फ्यूचर इंटरेस्ट करेंसी के इंटरेस्ट वाले, और ऑप्शन ये इंटरेस्ट वाले, ये आप मनी मार्केट में करते हैं. अब पढ़ा रहा हूं बेसिस रिस्क. दोस्तों अपन ने ये रिस्क पढ़ी थी. आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको गेन या लॉस होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली उतना ही हो या ऑफसेट कर दे आपको कैश इफेक्ट को जो इंटरेस्ट रेट में चेंज हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका हेज इम्परफेक्ट हो सकता है. वही, क्योंकि आप लॉट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में और ऑप्शंस में आपके साथ ये इशू आएंगे. तो इसके लिए इसी रिस्क को अपन बेसिस रिस्क कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था. The risk arises because the price of a future contract may be different from the spot price on a given date, and this difference is the basis. This is caused by market forces. This exception is on expiry date on the future contract. इसका एक्सेप्शन सिर्फ तभी है जब आपका बेसिस जीरो हो जाए, जो कभी होता नहीं.
अरे बेस रेट कुछ ना कुछ तो रहेगी ना. The other main reason why a hedge may be imperfect because of some commodity being hedged must be rounded out to a whole number of contract causing inaccuracies. बात समझ में आ गई. बेसिस वाली बात पहले मैं समझा चुका था. फ्यूचर, अरे फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट वाली, और सेकंड वाली मैंने अभी बता दी आपको. खत्म. ऑप्शंस. Borrower may additionally buy option on future contract. These allow them to enter the future contract if needed, but it lapses if the market rate move in their favor. खत्म. ऑप्शन सेम वैसे ही होंगे जैसे IRA चलते हैं. अब अगला है इंटरेस्ट रेट कैप्स, फ्लोर्स, कॉलर्स. बच्चों, कैप हायर प्राइस फिक्स कर देना, फ्लोर लोअर प्राइस फिक्स कर देना, कॉलर दोनों एंड फिक्स कर देना, अपर और लोअर. तीन चीज समझ लो. कैप मतलब हायर एंड, इससे ऊपर नहीं जाएगी. फ्लोर इससे नीचे नहीं होगी. कॉलर हायर और लोअर दोनों फिक्स कर देना. तो जो ऑप्शंस है हमारे पास, अगर हम बोरोवर हैं या हम इन्वेस्टर हैं, तो हम इंटरेस्ट रेट के ये तीन ऑप्शन फिक्स कर सकते हैं. इंटरेस्ट रेट कैप यानी मैक्सिमम रेट, इंटरेस्ट रेट फ्लोर यानी मिनिमम रेट, और एक कन्फाइंड रेट यानी कॉलर रेट. बड़ा सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन को समझा दिया मैंने. An interest rate cap is where an option is used to set a maximum rate. ये बेसिकली बोरोवर के लिए यूजफुल होती है. यानी इंटरेस्ट रेट कैप्स यूजफुल किसके लिए? बोरोवर के लिए. अगर एक्चुअल रेट लोअर हुई तो ऑप्शन को आप लैप्स होने दोगे और फायदा उठा लोगे. इंटरेस्ट रेट हाई हो गई तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे और लॉस होने से बच जाएगा. समझ गए? वही चीज है बट ऑप्शंस नाम दे दिया. इंटरेस्ट रेट फ्लोर कब आप लेते हो? मिनिमम रेट फिक्स करने के लिए, और जनरली ये इन्वेस्टर के लिए होता है. अगर एक्चुअल रेट हायर हो जाती है तो ऑप्शन को आप लैप्स होने देते हो. मामला समझ में आ गया? इंटरेस्ट रेट कॉलर कब फिक्स करते हो आप? ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट कैप का प्रीमियम अलग होगा, इंटरेस्ट रेट फ्लोर का प्रीमियम अलग होगा. इंटरेस्ट रेट कॉलर का प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा क्योंकि आप लोअर और अपर रेंट दोनों फिक्स कर रहे हो. ऑप्शन का प्रीमियम बस समझ जाओ, ऑप्शन जहां भी आएगा वहां आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और वो प्रीमियम आपको कभी वापस नहीं मिलेगा. हाँ, अगर आपके फेवर में चला गया तो वो प्रीमियम आपके प्रॉफिट में से घट जाएगा, लेकिन अगर अगर फेवर में नहीं गया तो वो आपका खर्चा कहलाएगा. Interest rate collar is where an option are used to set both a maximum and a minimum range for the interest paid or earned. A borrower would buy a cap to fix the maximum rate paid and sell a floor. तो एक बोरोवर अगर उसको लग रहा फ्लक्चुएशन होगा तो वो कैप बाय कर लेगा, फ्लोर सेल कर देगा. इफ इंटरेस्ट रेट फॉल then it would get on benefit from the cap but would make a premium from selling the floor. A depositor do the opposite. दोनों चीजें लेके रख लेते हैं, एक रेंज के अंदर चल जाता है. स्वैप्स. बच्चों स्वैप समझो आप, स्वैपिंग, बट ये बड़ा ही टिपिकल सा होता है जहां पर आप फ्लोटिंग और फिक्स रेट के बीच में आपस में स्वैप कर लेते हो, या फिक्स और फ्लोटिंग के रेट के बीच में स्वैप कर लेते हो. और इसमें ना तो कोई एक्सचेंज शामिल होता है, ये स्वैपिंग आप बैंक के आपस में पार्टीज करती हैं. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल. अमाउंट का कोई एक्सचेंज नहीं होता. 100 मिलियन का लोन, उसकी इंटरेस्ट रेट की आप स्वैपिंग कर सकते हो. स्वैप कैन बी यूज्ड टू हेज अगेंस्ट एन एडवर्स मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट. दोनों के लिए, लोन के लिए भी और डिपॉजिट के लिए भी. स्वैप जनरली वो फर्म चाहती है जो एक डिजायर टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर देना चाहती है. सो स्वैप में ऑल्सो बी सॉट बाय फर्म दैट डिजायर अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर. मैं फ्लोटिंग पे जाना चाह रहा हूं, दूसरी फर्म फिक्स पे जाना चाह रही है, या
दूसरी फर्म फ्लोटिंग पे जाना चाह रही है, मैं फिक्स पे जाना चाह रहा हूं, तो हम आपस में स्वैपिंग कर लेते हैं। एग्जाम्पल पढ़ लो। Say a company has a 200 million floating loan and the treasurer believes that interest rates are likely to rise. भैया जी, मैं 200 मिलियन का मेरा फ्लोटिंग लोन है और मुझे लग रहा है कि मेरा अगले 5 साल में ब्याज बढ़ जाएगा, तो मैं फिक्स करवा लूंगा उसको। They could enter into a 5 year swap with a counterparty to swap into a fixed rate of interest for next 5 year. छठे साल से नो डाउट ये जब स्वैपिंग कराएगा तो उसका खर्चा लगेगा। 5 साल बाद वापस उसकी फ्लोटिंग रेट आ जाएगी। दिस मे बी चीपर देन रीपेइंग द फ्लोटिंग रेट लोन अर्ली। तो जनरली स्वैप चीपर हो जाते हैं आपको, और आपको जो अर्ली पेमेंट चार्जेस लोन में देने पड़ते हैं। देखो 5 साल का लोन है, आप लोन को पहले देने जाते हैं, उसको प्री पेमेंट पेनल्टी लगती है। तो अब आप प्री पेमेंट पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो आप स्वैपिंग कर लो, राइट। तो स्वैपिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, बढ़ जाएगा। ये ऐसा काम नहीं आएगा आप लोगों के। इन एडिशन टू अ बेसिक स्वैप, काउंटर पार्टी कैन ऑल्सो एग्री टू स्वैप इक्वलेंट अमाउंट ऑफ डेब्ट इन डिफरेंट करेंसीज। आप चाहो तो अलग अलग करेंसीज में भी स्वैपिंग कर सकते हो, उसको अपन करेंसी स्वैप कहते हैं। अगेन स्वैपिंग करने में कोई अमाउंट 200 मिलियन कोई आपस में ट्रांसफर नहीं हो रहा। जो ओरिजिनल बायर है, जिसने पैसे बोरो कर रखे हैं, वही लायबल होगा, भले ही आपने इंटरेस्ट रेट की स्वैपिंग कर ली। द प्रिंसिपल इज नॉट ट्रांसफर्ड एंड द ओरिजिनल बायर बोरोवर रिमेन लायबल इन द केस ऑफ डिफॉल्ट। बस बच्चों, खत्म हो रहा है टॉपिक। अदर प्रैक्टिकल वे टू मैनेज द रिस्क, छोटी छोटी 3 चीजें और रह गई हैं। पहला, बड़ा ही एन इफेक्टिव बट लार्जली इम्प्रैक्टिकल। बोले इफेक्टिव तो है लेकिन इम्प्रैक्टिकल है। क्या? इंटरेस्ट रेट की रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए। कौन सा टॉपिक? कैश फ्लो मैचिंग। कैश फ्लो मैचिंग, बोले इफेक्टिव तो है लेकिन इम्प्रैक्टिकल है। आप ऐसा सोचते हो कि आपकी इंटरेस्ट रेट की रिस्क एलिमिनेट हो जाएगी, बट होती नहीं है। बट आप अपने कैश फ्लो को मैच कराने की कोशिश करते हो। समझा दूं मैं आपको, आपका कोई पैसा 2 महीने बाद 100 मिलियन आने वाला है, तो आप कोशिश करो कि आपको 100 मिलियन 2 महीने बाद ही देना पड़े, अगर वो 1.5 महीने बाद देना पड़ रहा है, जो करेंसी में पड़ा था। यानी आप अपने रिसिप्ट और पेमेंट को मैच कराते जाओ, टाइम और अमाउंट मैच कराते जाओ। दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो मैचिंग। खत्म बात। स्टेटेड सिंपली, इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइजेस फ्रॉम आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव नेट फ्यूचर कैश फ्लो। बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट रिस्क कब आती है? जब आपका कैश फ्लो या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यानी आपको पैसा लेना पड़े या पैसा एक्स्ट्रा आपके पास पड़ा हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क है। एक डिपॉजिट की है अगर पड़ा हुआ है तो, और अगर लेना है तो बोरोइंग की। तो जो कैश मैचिंग का कॉन्सेप्ट है वो कहता है आप अपने सारे नेट फ्यूचर कैश फ्लो को एलिमिनेट कर दो कैश मैच करा के। बोले एवरी फ्यूचर कैश इनफ्लो, फ्यूचर में कोई भी कैश इनफ्लो आना है तो आप बैलेंस कर लो एन ऑफसेटिंग कैश आउटफ्लो ऑन द सेम डेट, या कोई कैश आउटफ्लो है तो बैलेंस कर लो ऑफसेटिंग कैश इनफ्लो ऑन द सेम डेट। है तो बड़ा इफेक्टिव यार, बट प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता। तो उससे क्या होगा? नेट कैश फ्लो हर डेट को आपको फ्यूचर में जीरो हो जाएगा और आपका कोई इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर रहेगा ही नहीं। ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिकल वेज है। यानी इंस्ट्रूमेंट तो अपन ने पढ़ लिया, FRA पढ़ लिया। बोलो क्या क्या पढ़ लिया? FRA, IRA, फ्यूचर, ऑप्शंस। कौन से ऑप्शंस? ऑप्शंस में आपने तीनों तरह के ऑप्शंस पढ़ लिए। फ्लोर ऑप्शन पढ़ लिया, कैप ऑप्शन पढ़ लिया, कॉलर ऑप्शन पढ़ लिया, फिर स्वैप पढ़ लिया। अब जो ये तीनों बता रहे हैं ये एक्चुअल में कोई आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिकल वेज हैं कैश फ्लो मैचिंग। चलिए, हो गया। दूसरा,
एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, सेम वही. Problem arises if interest rates are fixed on liabilities for periods that differ from those on offsetting asset. Suppose a company is earning 6% on asset supported by a liability on which it pays 4%. The asset mature in 2 years while the liability mature in 10. खत्म. तो आपका in 2 years the firm will have to reinvest the proceed from the asset. If interest rate fall, it could end up reinvesting at 3%. बोले अगर interest rate गिर गई बोले तो उसको रीइन्वेस्ट 3% पे करना पड़ जाएगा. फॉर द रिमेनिंग 8 ईयर इट वुड अर्न 3% ऑन न्यू एसेट वाइल कंटिन्यूइंग टू पे 4% ऑन द ओरिजिनल लायबिलिटी. और इसको अवॉइड करने के लिए आप अपनी एसेट और लायबिलिटी की ड्यूरेशन मैच कर लो. खत्म बात. जो 2 साल और 10 साल है दोनों को 10 साल कर लो, दोनों को 2 साल कर लो. सो एज ये भी प्रैक्टिकल वे है. मैच कराने की कोशिश करते हैं बट इम्प्रैक्टिकल है. लास्ट, इंटरेस्ट रेट स्मूथिंग. स्मूथिंग का मतलब दोस्तों आपके पास अगर फ्लोटिंग है तो कुछ अमाउंट आप फिक्स में रख के उसको स्मूथ कर लो, और अगर फिक्स है तो कुछ अमाउंट फ्लोटिंग में रख के स्मूथ कर लो. दिस इज वेयर द एक्सपोजर टू चेंजिंग इंटरेस्ट रेट इज रिड्यूस. चेंजिंग इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड फ्लोटिंग, is reduced by holding some borrowing or deposit with fixed rate interest and some with, यानी कुछ आप फिक्स्ड और कुछ आप वेरिएबल में बोरोइंग या डिपॉजिट रख लो. बोरोइंग के लिए क्या? फॉर बोरोइंग दिस मीन्स दैट इफ इंटरेस्ट रेट राइज only the variable rate borrowing will be affected and this will have a lower impact than if all borrowing had been at variable rate. इसलिए आपने कुछ बोरोइंग फिक्स में ले ली. इसी तरह से डिपॉजिट इंटरेस्ट को भी आप इसी मेथड से स्मूथन कर सकते हैं. दैट्स ऑल. चलिए, टीवायू. Which of the following is not an explanation of a downward slope in the yield curve? Downward, बच्चों, लिक्विडिटी प्रेफरेंस आपका अपवर्ड स्लोप देता है, डाउनवर्ड नहीं देता. एक्सपेक्टेशन थ्योरी, गवर्नमेंट पॉलिसी, मार्केट सेगमेंटेशन, ये आपका डाउनवर्ड स्लोप दे सकते हैं बट लिक्विडिटी प्रेफरेंस हमेशा अपवर्ड ही देगा. आंसर ए. एन इनवर्स यील्ड इज अ पॉसिबल इंडिकेशन फॉल इन इंटरेस्ट रेट. कहां पर है? ऑप्शन बी. इनवर्स यील्ड कब होती है? फॉल इन इंटरेस्ट रेट. सिंपल क्वेश्चन है. टीवायू 5. Which of the following statement concerning interest rate future, थर्ड वाला जो अपन ने पढ़ा था, is incorrect? Interest rate future can be used to hedge against interest rate changes between the current date and the date at which the interest rate on the lending or borrowing is set. बिल्कुल hedge करते हैं हम. इंटरेस्ट रेट फ्यूचर को हम यूज करते हैं हेज करने के लिए, इंटरेस्ट रेट के चेंजेस के लिए जो करंट डेट और फ्यूचर की इंटरेस्ट रेट में बदलाव के कारण हो जाता है, लैंडिंग और बोरोइंग. बिल्कुल सही है. बोरोवर बाय फ्यूचर टू हेज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट राइजेस. गलत, गलत. बोरोवर सेल फ्यूचर, ये ऑप्शन गलत है. इंटरेस्ट रेट यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, बट सी और डी भी पढ़ लेते हैं. इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है स्टैंडर्डाइज टर्म्स. बिल्कुल. अमाउंट बिल्कुल. पीरियड बिल्कुल. टर्म, अमाउंट, पीरियड. 2 महीने का इस दिन ये अमाउंट फिक्स है. फ्यूचर प्राइस इज लाइकली टू वेरी विद चेंज इन इंटरेस्ट रेट. बिल्कुल वेरी करता है जिसके कारण आपको फायदा या नुकसान होता है. TYU 6
मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपसे हो जाएगा। हो क्या जाएगा अभी कर लेते हैं। इट इज 30th जून, बोले आज 30th जून है। ग्रेग कंपनी विल नीड अ $10 million 6 month फिक्स रेट लोन फ्रॉम October 1st। तो जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर में पूरा, तो 3-9, 3-6, 3-9, सॉरी, 3-9 का मतलब क्या हो गया? 3 महीने बाद लोन स्टार्ट होगा और अगले 6 महीने तक चलेगा। पैसा चाहिए, बोरो करना है, FRA ले लिया, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अच्छा, रेलेवेंट रेट दे दी 6% 30 जून को, यानी आपको बोरोइंग रेट दे दी, वो हायर वाली दी होगी 6% पर एनम होती है, ध्यान रखना। अब अगर 9 हो गई तो मेरे बच्चों 3% का आपको कमीशन मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा 3% का। तो 10 मिलियन का 6 महीने का 3%, 10 मिलियन का 3% हो गया 3 यानी 300,000 और 6 महीने का हो जाएगा 150,000। आंसर इज ए, 150,000 रिसीवेबल। करके देख लेना। इंटरेस्ट रेट स्वैप जो लास्ट अपन ने पढ़ा था, allow the company a period of time during which it has the option to buy a forward rate। अरे ये इंटरेस्ट रेट स्वैप थोड़ा ना होता है यार। लॉक द कंपनी इनटू एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, नहीं, इंटरेस्ट रेट स्वैप लॉक नहीं करता कंपनी को। Is an agreement whereby the parties to the agreement exchange interest rate commitments, yes। इंटरेस्ट रेट कमिटमेंट मतलब फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल रेट, फ्लोटिंग रेट। आंसर इज सी। सो इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल, बिल्कुल नहीं, प्रिंसिपल एक्सचेंज होता ही नहीं है इंटरेस्ट रेट स्वैप में। आंसर सी है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।